जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम आपको बताएं अनुच्छेद 20, 21 और 22 में 3 प्रावधान की बात किए। अब हम चौथे प्रावधान की बात करते हैं जिसको में निवारक निरोध अधिनियम के तहत चलती है। प्रथम निवारक निरोध अधिनियम जो आया था सन 1950 में आया था। निवारक निरोध अधिनियम में क्या होता है, इसमें कोई सरकार सजा नहीं देती है, कोई हम गलती नहीं करते हैं। इसके तहत क्या होता है, जब हम गलती करने वाले होते हैं, जैसे अभी बीपीएससी का पेपर लीक होने वाले हैं जिसको में खान सर, रोशन सर ये सब आंदोलन कर रहे हैं, उसके चलते छात्र लोग ज्यादा उपद्रव न मचाएं, इसलिए उस टाइप की जो डीलिंग करते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, सजा से पहले रोकती है। यह चाहे आपको निवारक निरोध 3 महीने का होता है, 3 महीने तक आपको किसी के से मिलने नहीं देगी, जिसको तहत वह जान लेती है कि अगर वहां पे सर लोग जाएंगे, इस तरह के स्टूडेंट लोग धांधली मचाएगा। इसी को अपराध को रोकने के लिए निवारक निरोध अधिनियम लाया गया था। पहला निवारक निरोध सन 1950 में आया था। यह जो खत्म हो गया निवारक निरोध, यह 30 दिसंबर सन 1972 को यह समाप्त हो गया। दूसरा निवारक निरोध मीसा एक्ट आया था, यह इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। मीसा एक्ट जो हुआ था आंतरिक अशांति पर यह लाया गया था। उस समय बांग्लादेश संकट पर भी यह आया था। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आपस में ही थे, उस समय बांग्लादेश देश नहीं था, वह पाकिस्तान का ही एक पूर्वी हिस्सा था। उसी समय इन दोनों का संकट पैदा हुआ था। उस समय आंतरिक अशांति पर मीसा एक्ट लाया। यह सन 1971 में यह लागू हुआ। यह फिर मीसा एक्ट को समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में यह आंतरिक अशांति पर लाए थे, जिसके बाद यह सशस्त्र विद्रोह लागू हो गया। 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में। उसके बाद निवारक निरोध सन 1980 में आया, जिसे रासुका कहते हैं, आसफा। यह सेना के लिए सबसे बड़ा निवारक निरोध है। जिन व्यक्ति पर रासुका लगता है उसे शूट कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाडा एक्ट जो आया था सन 1950। रासुका अभी तक लागू है। अब हम बात करते हैं टाडा की। टाडा कब आया था? सन 1985 में आया था। इसे आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी है, शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस पर उन्हें गिरफ्तारी कर लेवल जाता था। यदि वो यह समाप्त कर दिया सन 1995 में, इसको समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद आया था पोटा एक्ट। यह भी आतंकवादियों पर ही आया था। यदि कोई व्यक्ति गन धराए पकड़ाता है तो उनको भी आतंकवादी के नजरिए से देखा जाता था, जिसके तहत उससे पूछताछ किया जाता था। वह अपराध किया नहीं है, लेकिन गन धराए हुए पकड़ा गए हैं तो उनको यह पुलिस पकड़ लेती थी। पुलिस पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करते थे, उसके अपने अंडर में रखते थे। इन्हीं के केस में संजय दत्त भी पकड़े गए थे। यह जो होता है, जो आया था पोटा एक्ट जो आया था 2001 में आया था और 2004 में यह समाप्त हो गया था। इस प्रकार अनुच्छेद 22 के 4 प्रावधान दिए थे, जिसको मैं 3 प्रावधान की बात किए कि यदि आपको गिरफ्तार करने कोई आता है पुलिस, तो आपको पहले वारंट दिखाएगी। जब वह गिरफ्तार करके आपको ले जाती है थाना, तो उनका कर्तव्य होगा कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय पहुंचाया जाएगा। और न्यायालय जाने के बाद उसके बाद अपना मनपसंद आप वकील रख सकते हैं कि आपको बदले वह केस लड़ सके। और 22 के चौथे प्रावधान में यह लिखा गया है निवारक निरोध। आप गलती नहीं किए हैं, आप गलती करने वाले हैं। जिस तरह से जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसी प्रकार से यह जो होता है वह शक के आधार पर पकड़ लेते थे कि फलाना व्यक्ति यह काम करने वाला है। उनको रोकने के लिए यह लाया गया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि आपको से कोई बेगारी नहीं करा सकता है, और नहीं आप यदि आप कोई काम कर लिए हैं तो उसको बदले आपको मजदूरी देगी। आपको नहीं देती है तो उस पर आपको FIR दर्ज भी होता है। इसमें मूल अधिकार में ही आता है। यदि आपको से कोई बिना वेतन के पैसा
पैसा बिना वेतन दिए आपको से काम करा ले तो वह जो होता है यह बलात्श्रम में आता है। इसके तहत आप FIR दर्ज भी कर सकते हैं। यह मूल अधिकार का ही अंग है। नहीं कोई आपको से बरियारी काम करवा सकता है, नहीं आप पर कोई शोषण कर सकता है, नहीं आपको सर पूरा महीना काम कराने पे यदि कोई आपको पैसा नहीं देता है। ये सब जितने मामले हैं ये सब जो होते हैं ये अनुच्छेद 23 के तहत आते हैं या मूल अधिकार के तहत आते हैं। इसका भी आप सुप्रीम कोर्ट ने इसका मूल अधिकार का रक्षा किसे कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को ही कहा गया है। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को नहीं आप कारखाना और नहीं कोई खतरनाक काम में काम करवा सकते हैं। यदि आप पकड़े जाते हैं तो उस पर कार्रवाई किया जाता है, जिससे उस प्रकार कंपनी भी बंद हो सकती है, कंपनी पर जुर्माना भी ठोका जाता है। इसलिए 14 वर्ष की कम आयु को खतरनाक कामों में नहीं रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। इसमें कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप सनातन धर्म अपनाइए, चाहे ईसाई धर्म अपनाइए, चाहे इस्लाम धर्म अपनाइए, चाहे बौद्ध धर्म अपनाइए, चाहे जैन धर्म अपनाइए, आपको रोक टोक नहीं है। इसी के तहत सिख लोग एक कृपाल रखते हैं जो चाकू की तरह होते हैं, इनको छूट देते हैं। मौलवी लोग दाढ़ी रखते हैं, यह अनुच्छेद 25 इन्हें छूट देते हैं। पंडित लोग टीक रखते हैं, इसी के तहत आते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आपको जिस भेष में रहना है उस भेष में रख सकते हैं। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि आप सामूहिक रूप से सभा धार्मिक पूजा भी कर सकते हैं, जैसे ईद का नमाज और दुर्गा पूजा का पंडाल। ये सब जितने धार्मिक सामूहिक रूप से धार्मिक हवन जग आप कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक चीजों पर रखे हुए पैसे पर टैक्स सरकार नहीं लेगी। जैसे धार्मिक काम करने के लिए यदि चंदा हुआ है उस चंदा पर सरकार टैक्स नहीं लेती है। अब अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकारी पैसे से चल रही संस्था में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे सरकारी स्कूल में यदि कोई सनातन धर्म की शिक्षा दे, चाहे इस्लाम धर्म की शिक्षा दे या जैन धर्म की शिक्षा दे, ये सब गलत है। आप धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, उसके लिए दो मत नहीं, लेकिन सार्वजनिक शिक्षा स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हाँ, संस्कृत एक जो है वह भाषा है, ये न कि वह धर्म है। जिस प्रकार उर्दू एक अरबी भाषा है वह धर्म नहीं है, वह अरबी एक भाषा है। भाषा आप सीख सकते हैं, यह स्वतंत्रता देती है। 25 में क्या कहता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आप जैसे रह सकते हैं, टीक रख सकते हैं, मौलवी लोग दाढ़ी रख सकते हैं, कोई श्वेतांबर है, कोई पीतांबर है, कोई लंगा बाबा भी रहते हैं, उनको कोई नहीं रोक टोक। ऐसा रहता धार्मिक स्वतंत्रता, उन्हें कौन छूट देता है कि वो लंगे बाबा जो होते हैं उनको अनुच्छेद 25 छूट देती है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बने ही रहे, उन पर कोई नहीं रोक सकते हैं। फिर अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए यदि सार्वजनिक जगह पर आपको उच्च भेष भाषा में आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएं, आप पगड़ी बांध के जाएं, तो आपको वहां का न प्रिंसिपल रोक सकता है न टीचर रोक सकता है कि आप पगड़ी नहीं बांधिए। यदि आप दाढ़ी बना के जाएं तो उन्हें भी नहीं रोक सकते हैं। उस संस्था जो चलाने वाले हैं, चाहे वह प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो, आपको कोई नहीं रोक सकते हैं उस पर। यदि अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि यदि आपको सार्वजनिक समुदाय के साथ है आपको शिक्षा लेने में दिक्कत हो रहा है, चाहे आप पगड़ी बांध के जा रहे हैं तो आपको गिल्टी फील हो रहा है कि हम वहां पगड़ी बांध के जाते हैं, वहां पे तो और कोई पगड़ी बांधे नहीं है, हम टीक बढ़ा के जाते हैं और सब छात्र लोग टीक नहीं बढ़ाए हुए हैं। मौलवी लोग के लगता है हम दाढ़ी बना के जाते हैं, वो और सब बच्चे
नहीं है। इस प्रकार आपको कोई संस्था में अगर आपको जाने में दिक्कत होता है तो आप अल्पसंख्यक लोग अपना एक संस्था खोल सकते हैं। और 29 में कहा गया है, अनुच्छेद 29 में, अल्पसंख्यकों को किसी भी संस्था में रोक टोक नहीं होगा, चाहे वह शिक्षा के लिए जाए, चाहे संस्कृति, जिस स्थिति में रहे, उनका धर्म है, उनका संस्कृति है, वह अपना मनाएंगे, उनको रोकने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि यदि आप सार्वजनिक स्थान पर अपना शिक्षा ग्रहण करने में आप संकोचते हैं तो आप अपना एक संस्था खोल सकते हैं। अब अनुच्छेद 31 की बात करते हैं कि पितृक संपत्ति की बात किया गया है। पितृक संपत्ति जो हमारे दादे परदादा के पूर्वजों के जो संपत्ति है, यदि वह संपत्ति सरकारी चीज में अगर काम आने वाला है तो वह सरकार हमसे छीन सकती है। इसलिए संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं रहा, अब यह एक कानूनी अधिकार हो गया है। पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था। इसमें क्या होता था कि यदि रोड पास हुआ, चाहे रेलवे पास हुआ, तो उसमें क्या होता था कि भारत के नागरिक लोग कहते थे कि हमारे आखिरी निशानी है, हम इसे नहीं दे सकते हैं। इसी के तहत 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में किया गया, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसमें क्या होता है, कानूनी अधिकार का मतलब कि हमसे जनता नहीं छीन सकती, लेकिन हमसे सरकार छीन सकती है। यह भूमि अधिग्रहण सन 1894 में जो आया था, जो कंपनी और उद्योग खोलने के लिए जो अंग्रेज लोग लाए थे, यही अपना रूप ले लिया सन 1913 में, जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आता है। इसके तहत क्या होता है, यदि हमारा संपत्ति सरकारी चीज में काम आने वाला है, अगर रोड पास हो रहा है, अगर हमारा घर, जैसे अभी बिहार में कोयल नहर की बात होती है, तो कितने किसान को जमीन कोयल नहर में चल गया, उस पे हम लोग जनता उनसे नहीं छीन सकती थी। लेकिन सरकार जब कोयल नहर पास करती है तो उस समय हाईवे पास करती है, उस समय बहुत सारे लोगों को जमीन चल जाती है। उस रोड या कोयल नहर बनाने में कोई वैसा सरकार की संस्था हो जिसके तहत वह मुआवजा के रूप में आपको पैसा देती है। ऐसा नहीं कि सरकार आपसे फ्री में खरीद लेगी, फ्री में ले लेगी। वह सरकार जो है आपको वह जो संपत्ति गया है जितना, उसके बदले आपको रकम भी देगी, उस थ्रू आप वह काम कर सकते हैं। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, अब यह जो कानूनी अधिकार हो गया है। अब आपको अनुच्छेद 19 के 6 में बताएं कि आप संपत्ति खरीद सकते हैं। वह अर्जित संपत्ति की बात करता है। यदि हम कहें अनुच्छेद जो है 19 में जो कहा गया है कि आप जो संपत्ति खरीदेंगे उसको से आपको कोई जनता नहीं खरीदेगा, नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार आपसे छीन सकती है। इसलिए अनुच्छेद 19 के जो 6 में बात किया गया है वह अर्जित संपत्ति की बात किया गया है, और अनुच्छेद 31 की जो बात किया गया है वह पितृक संपत्ति की बात किया गया है। अब हम आपको बात करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की बात किया गया है। संवैधानिक उपचार का मतलब होता है कि मूल अधिकार में संवैधानिक रूप से क्या होना चाहिए। इसी के लिए मूल अधिकार बनाने में ज्यादा क्षम किस अनुच्छेद का है, वह अनुच्छेद 32 में है। यह आपको अगले वीडियो में बताएंगे।